हेलो चैंपियंस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके? यार थोड़ा सा डिले हो गया था, कुछ टेक्निकलिटी की प्रॉब्लम आ गई थी। यूट्यूब मना कर रहा था हमें सेशन स्टार्ट करने से, थोड़ा सा डिले हो गया। तो क्या हाल चाल है सबके? गुड आफ्टरनून मेघा, सोनल, सुजीत। हाँ बेटा, आज बहुत सारे क्वेश्चन ही होने वाले हैं। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इक्विलिब्रियम के, बहुत सारे क्या बेसिक आइडिया मिल जाएगा ताकि तुम बहुत सारे क्वेश्चन कर सको। उसके लिए एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। चलो देखो, शुरू करें। हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या समझ लिया? गुड आफ्टरनून सोनल, मैं भी आ गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने समझ लिया कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम लॉ क्या होता है, और कैसे हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को एनालाइज करते हैं यूजिंग स्टोशियोमेट्री। राइट। चलो एक बात और बता दूं आज, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात और बता दूं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिफाइन किया गया है दो डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट का रेशियो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट कांस्टेंट के रेशियो को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको बच्चों हम लोग दो तरह के लिखते हैं। कंसंट्रेशन के टर्म में लिखें तो केसी बोलते हैं, प्रेशर के टर्म में लिखें तो केपी बोलते हैं। सांद्रता के पदों में लिखें तो केसी बोलते हैं इसी को, साम्य नियतांक को, और दाब के पदों में लिखें तो इसी को हम केपी बोलते हैं। राइट। दूसरी बात, क्योंकि ये रेट कांस्टेंट का रेशियो है तो ये दो ही बातों पे डिपेंड करता है। रिएक्शन के नेचर पे कि भैया रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन सपोर्ट करेगी, अपोज करेगी, क्या करेगी, तो रिएक्शन के नेचर पे और रिएक्शन के टेम्परेचर पे, रिएक्शन के नेचर पे और रिएक्शन के टेम्परेचर पे, इन्हीं दोनों बातों पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। कोई बात नहीं यार, देखो प्रमोशन करना चाहिए। इट इज ओपी, नो वन इज डिनाइंग इट। ठीक है, चलो देखो, हमेशा बोला बेटा अपना काम करना है, अपना समझना है, पढ़ना है। कहां पे क्या पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान ज्ञान होता है। जो ले पाया वो आगे निकला, जो नहीं ले पाया वो पीछे रह गया। हाँ मेघा, ये सच्चाई है। देखो सुनो मेरी बात अब ध्यान से। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों मिलके दे रहे हैं 2 HCl। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या दे रहे हैं? 2 HCl, है ना। इसके लिए अगर मैं K लिखूं, इसको मैं K1 बोल देता हूं। K1 लिखूं तो K1 आएगा, जो भी HCl का कंसंट्रेशन है पावर 2, सबको गैस मान ले रहा हूं। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पूरी रिएक्शन बदल जाएगी। क्या बन जाएगी जरा देखना, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन और 2 इंटू 2 ये हो गए 4 HCl। अब अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं तो आ जाएगा HCl की जो भी कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, उसकी पावर 4, हाइड्रोजन की जो भी सांद्रता है उसकी पावर 2, और क्लोरीन के जो भी कंसंट्रेशन सांद्रता है उसकी पावर भी 2। आएगा नहीं आएगा? अरे वाह, बढ़िया। ये तुमने पहले ये बात बताई जाती ना राज, ये बढ़िया बात बताई है। कहां पे राज, तुमने मुझसे कहां पे पढ़ा था? ये बहुत बढ़िया बात बताई है। देखो मेहनत तो तुम्हारी थी यार, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने मेहनत की थी, मेहनत तुम्ही ने की थी। कहां पे मिले थे हम लोग? कोटा में, ऑनलाइन, कहां पे? लेकिन बहुत अच्छी बात है राज। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। तो ऐसी तो मेहनत करने को मैं बोलता हूं सबको, सब करते नहीं है। देखो जो मेहनत करेगा वो नंबर लाएगा, जो मेहनत करेगा वो नंबर लाएगा। बहुत बढ़िया राज। तो देखो तुम्हारे जो मार्क्स है ना, उससे थोड़ा सा क्या है कि काउंसलिंग के बारे में भी तैयारी करो, काउंसलिंग के बारे में भी तैयारी करो बेटा। हिंदी इंग्लिश जहां कहीं के भी हो, नंबर लाने हैं,
मेहनत करके, कॉन्सेप्ट वही है, विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे विज्ञान हो चाहे साइंस हो, विज्ञान तो विज्ञान है। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। चलो अब इधर आ जाते हैं यार, वापस से इधर ध्यान देते हैं। देखो इधर, अगर तुम इस केट को ध्यान से देखो, सेकंड वाले को पहले वाले का स्क्वायर कर दो तो ये पावर 2 बन जाएगा, पावर 4, ये पावर 1 बन जाएगा, पावर 2, ये भी पावर 1 पावर 2 बन जाएगा। तो इस k2 को मैं लिख सकता हूं k1 का स्क्वायर। ध्यान से इस बात को समझना कि अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो नई रिएक्शन आई उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हुआ और वो बन गया स्क्वायर। पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इधर ध्यान से समझो सब लोग, अब इधर ध्यान से समझ लो, जैसे ही मैंने रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, हर किसी की पावर चेंज हो गई और वो पावर यहां पे दिख रही है। सोच के देखो, जो ये आगे वाले कोएफिशिएंट होते हैं, जो रस समीकरणमती गुणांक होते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, वही कोएफिशिएंट यहां पे पावर में जाते हैं, वही कोएफिशिएंट यहां पे पावर में जाते हैं। तो अगर तुम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सारे कोएफिशिएंट बदल जाएंगे, डिवाइड करते हो तो भी सारे कोएफिशिएंट बदलेंगे। कोएफिशिएंट क्योंकि पावर में है तो जो चेंज दिखेगा वो पावर में दिखेगा। यहां पे ये मत कहना कि रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डबल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जो भी कोएफिशिएंट चेंज होता है वो कोएफिशिएंट हमेशा पावर में जाता है। तो रिएक्शन में जब भी तुम कोई चेंज करते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वही चेंज उसकी पावर में दिखाई देगा, या ऐसे ध्यान रख लो, एक ऑपरेटर आगे बढ़ के दिखाई देगा। तो ये जो पहला फैक्टर मैं बोल रहा था, नेचर ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब ये है। अगर तुम रिएक्शन लिखने का तरीका बदल दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदल जाएगा। कैसे? समझो, अगर एक रिएक्शन है, उसमें मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी नंबर m n n p किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सबके कोएफिशिएंट उतने टाइम्स हो जाएंगे। तो इस केस में उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यानी रिएक्शन को डबल करूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्क्वायर हो जाएगा, रिएक्शन को 3 टाइम्स करूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यूब हो जाएगा। समझ पाए? इसी तरह अगर मैं किसी रिएक्शन में एक नंबर n से डिवाइड कर दूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी पावर में उसी नंबर n से डिवाइड होगा। सिंपल सा फंडा ये है कि तुम रिएक्शन के नेचर में, रिएक्शन के लिखने के तरीके में जो भी चेंज करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वही चेंज उसकी पावर में दिखेगा। ऐसे ही अगर मैं एक रिएक्शन में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 का मतलब रिएक्शन को उल्टा कर देना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ चला गया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ आ गया, इसका मतलब रिएक्शन को उल्टा करना। तो अगर मैं एक रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो यही पहला वाला लॉजिक, नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर पावर में जाएगा, तो रिएक्शन को उल्टा करना यानी -1 से मल्टीप्लाई करना, तो पावर में -1 आ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो जाएगा। तो जो भी चेंज तुम रिएक्शन में करोगे बच्चों, जो भी चेंज तुम रिएक्शन में करोगे, वही सेम चेंज तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में होता हुआ दिखेगा। अगर तुमने 2 रिएक्शंस को ऐड किया, देखो इसको भी यहां से समझ लो, ये एडिशन यहां पे मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन यहां पे मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर तुम रिएक्शन को ऐड करते हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हम रिएक्शन को वैसे तो माइनस नहीं करेंगे, लेकिन माइनस करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाएंगे। बेटा n का प्रोनाउंसिएशन हमें तो यन पता है, और m का प्रोनाउंसिएशन हमें यम पता है। यम और n, यन, यम और यन का साथी है। खैर ये बात समझ में आई? तो ये पहला फैक्टर है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन के नेचर से कैसे बदलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन के नेचर से कैसे बदलेगा। समझ में आई बात? इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो A से बना B, B से बना 2C, ठीक है, B से बना 2C और C से बना D, C से बना D। अब तुम्हें मान लो एक रिएक्शन चाहिए जहां पे 2A से 4D बन रहे हो। ध्यान से समझना, ध्यान से, सिंपल सी रिएक्शन ली है, K1 K2 K3।
ठीक है, ये रिएक्शन ले लीजिए, देख ले, हाँ 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 हाँ, ठीक है। देखो अब मान लो तुम्हें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, तो तुम्हें जैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी ये काम करते हैं हेस लॉ के अंदर, तुम्हें एक बहुत सारी रिएक्शन दी गई हैं, उनकी मदद से तुम्हें एक नई रिएक्शन चाहिए, तो क्या करना है, तुम्हें समझना पड़ेगा उन रिएक्शंस को कि कैसे क्या चेंज करें कि ये रिएक्शन आ जाए। यहां पे बहुत आसानी से दिख रहा है कि पहली रिएक्शन को अगर मैं दुगना कर दूं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्क्वायर हो जाएगा। अब बी रिएक्शन में कहीं नहीं आ रहा, यहां दुगना हुआ है बी, तो यहां भी बी दुगना होना चाहिए। दूसरी रिएक्शन को भी दुगना कर दिया तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यस, हेल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। और क्योंकि मुझे डी के 4 चाहिए, तो अगर तीसरी रिएक्शन को 4 गुना कर दूं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पावर 4 हो जाएगा। जो भी चेंज करोगे वही पावर में दिख जाएगा। सबको ऐड कर लो, रिएक्शन मिल गई 2a से 4d, सब ऐड हुए तो नया वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इन सब का मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना ये बात, इक्विलिब्रियम में ऐड करने का मतलब मल्टीप्लाई, और इक्विलिब्रियम में मल्टीप्लाई करने का मतलब पावर। इसीलिए कहा था पहले शुरुआत में, ध्यान से सुनो। देखो देखो बात को समझो। पहली बात ये, एक एग्जाम्पल से इस बात को समझो कि जब बच्चे हम लोग जो भी कॉफिशिएंट है वो कॉफिशिएंट यहां पे पावर में है, यानी अगर तुम इन कॉफिशिएंट को बदलोगे तो पावर बदलेंगी, अगर तुम इन कॉफिशिएंट को बदलोगे तो क्या बदलेगा, पावर बदलेगी। तो अगर तुम मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो ये आगे वाले नंबर ही तो बदलते हैं और ये नंबर पावर में जा रहे हैं। तो रिएक्शन को जब भी तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उस नई रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी नंबर से मल्टीप्लाई या उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। ये पहला पॉइंट है, समझ में आई बात, कि जो भी तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे वो पावर में दिखेगा, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आगे वाले नंबर पावर में जाते हैं। दूसरी बात, जो जहां पे प्लस का साइन है वहां मल्टीप्लाई बन जाता है, जो तुम यहां पे प्लस कर रहे हो वो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन ऐड हो रहा है तो यहां पे हाइड्रोजन क्लोरीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी अगर तुम रिएक्शंस को ऐड करोगे तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो प्लस माइनस का साइन मल्टीप्लाई डिवाइड बनता है, मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन पावर में जाता है, एक स्टेप आगे, एक कदम आगे जाता है। जो भी तुम्हें रिएक्शंस गिवन है उनमें साम दाम दंड भेद, हेस लॉ का सिंपल सा अर्थ यही है कि जो भी रिएक्शंस गिवन है, रिएक्शन नंबर ए, रिएक्शन नंबर बी, रिएक्शन नंबर सी, उनमें साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, उनकी मदद से तुम्हें फाइनल अननोन रिएक्शन बनानी है। तो हमने समझा कि भैया ए यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो पहली रिएक्शन को दुगना करना पड़ा। तो मैंने पहली रिएक्शन को दुगना किया तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पावर 2 हो गया। फिर बी यहां पे 2 है तो कैंसिल करने के लिए दूसरी को भी दुगना किया, डी को 4 करना था तो तीसरी को 4 गुना किया, जो जो मल्टीप्लाई किया रिएक्शन में वही वही पावर में आ गया। फिर जब इन सारी रिएक्शंस को ऐड किया तो हमें अपनी फाइनल रिएक्शन मिल गई। रिएक्शंस ऐड हुई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे। आया समझ, रिएक्शन ऐड होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे। समझ में आया। और यहां पे हेस लॉ जितने खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते, देखो फ्रीक्वेंसी, देखो क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी देखो। नीट बहुत सिंपल से लेकिन बार बार एक ही जैसे क्वेश्चन पूछता है। नीट एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान है, क्वेश्चन सिंपल सा है। ये 3 रिएक्शन गिवन है, इन 3 रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, K2, K3 दिए गए हैं। एक ये रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, ये वाली, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। आया समझ, समझ में आया तरीका, पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अरे हाँ ना, हाँ ना, कुछ तो बोलो, बोल बेटा बोल, हाँ ना कुछ तो बोलो, हाँ या ना, क्लियर, क्लियर है। देखो अब तरीका समझो, बहुत आसानी से तरीका समझो।
कैसे हम साम दाम दंड भेद लगाते, सुना है ना साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद सुना है नहीं सुना है। और मैं चाहूंगा अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो वो क्वेश्चन तुम लोग भी साथ साथ सॉल्व करो, ऐसा ना हो कि तुम क्वेश्चन का सिर्फ सोल्यूशन देख रहे हो बैठ के, क्वेश्चन तुम्हें साथ साथ सॉल्व करना तभी सीखोगे। देखो हम क्या करेंगे कि इन सारी रिएक्शन में ढूंढेंगे, इन सारी रिएक्शन में ढूंढेंगे अमोनिया कहां पे आ रहा है वो ढूंढो। अमोनिया आ रहा है सर जी रिएक्शन नंबर 1 में, कैसे ढूंढते हैं वो समझना, कैसे ढूंढते हैं। अमोनिया कहां आ रहा है, अमोनिया रिएक्शन नंबर 1 में आ रहा है। ऐसे ही हम थर्मोडायनेमिक्स में भी करेंगे। पहले ये देखो किधर आ रहा है, दो बातें देखनी है ढूंढते समय। किधर आ रहा है, प्रोडक्ट की तरफ, हमें किधर चाहिए, रिएक्टेंट की तरफ, यानी हमें इस रिएक्शन को माइनस करना है, यानी हमें इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा ताकि हमारा ये अमोनिया इधर से इधर आ जाए फाइनल। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं किस रिएक्शन के साथ क्या करना है, अपनी मेन रिएक्शन को देख के। ऐसे करोगे तो तुम्हें कभी भी पूरी रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ेगी। दूसरी बात, कितना अमोनिया आ रहा है, 2 आ रहा है, हमें कितना चाहिए, 2। कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगले पे आओ, ऑक्सीजन कहां आ रहा है, ऑक्सीजन दूसरे में भी आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है। कोई भी चीज एक से ज्यादा जगहों पे आ रही है तो उस पर तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो, उसको ठीक वैसे ही इग्नोर करो जैसे तुम पढ़ाई को इग्नोर करते हो। ठीक है, उसको बिल्कुल वैसे ही इग्नोर कर दो जैसे तुम पढ़ाई को इग्नोर करते हो। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन पे कोई डिसीजन नहीं, ऑक्सीजन पे कोई डिसीजन नहीं। जो थाली का बैगन है इधर भी है उधर भी, उस पर कोई डिसीजन नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसको हटा दो। अब एनओ किधर आ रहा है, एनओ आ रहा है प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, कितना चाहिए, 2 चाहिए। ना साइन बदलने की जरूरत है, ना रिएक्शन को उल्टा करने की जरूरत है, और ना ही रिएक्शन में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। इतने डीएम आते हैं अभी इस उम्र में, इस उम्र में इतने डीएम आने लग गए कि इग्नोर करना पड़े। इंटरनेट का जमाने ने खराब कर दिया है। वाटर को ढूंढो, H2O। अगला क्या है, H2O। कितना आ रहा है, पहले किधर आ रहा है, प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। कितना आ रहा है, 1, हमें कितना चाहिए, 3। 1 को 3 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके। ये अगर तुमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया तुम्हारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ये चीज अगर तुमने डायरेक्टली फाइंड कर ली तुम्हारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। जो माइनस है वो डिवाइड, बाप रे, जो माइनस है वो डिवाइड, जो प्लस है वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई है वो पावर। ए वाला माइनस तो ए का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड, बी वाला प्लस, बी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऊपर, सी वाला प्लस, सी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऊपर, पावर मल्टीप्लाई बाय 3 तो पावर 3, पावर 3। प्लस बनेगा मल्टीप्लाई, प्लस बनेगा मल्टीप्लाई, माइनस बनेगा डिवाइड, मल्टीप्लाई बनेगा पावर, मल्टीप्लाई बनेगा पावर। बस इतना खेल है, बस इतना ही खेल है। तो K2 K3 क्यूब डिवाइडेड बाय K1, आंसर मिल गया ऑप्शन ए। यही काम तुम तीनों रिएक्शन को लिख के जोड़ के करोगे तुम्हें यही चीज दिखेगी। तो ये हमारा शॉर्ट तरीका है, सिर्फ ढूंढो, चीजों को ढूंढो, कितना है और किधर है, कितना है और किधर है। जो एक से ज्यादा जगह उस पर ध्यान मत दो, उसको इग्नोर कर दो। आया समझ, क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया। इसी काम को तुम नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करके फिर फाइनल करके भी कर सकते हो, बट इसमें मेहनत ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगेगा। आ गया समझ। देखो एक और क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला करो, ये वाला करो, आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। सारे देखो नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नीट में आते हैं ऐसे, सारे के सारे। एक रिएक्शन का साम्यनियतांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, इस रिएक्शन का जानना है। देखो मेघा, ऑक्सीजन बिल्कुल इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीजन के 5/2 आने, थोड़ा यहां से आएगा थोड़ा यहां से आएगा। क्या हमने इन दोनों रिएक्शन को लिखा है, लिखा है।
ऑक्सीजन जितना भी आना है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये काम जब तुम करोगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम जिसको इग्नोर करें वो फाइनल रिएक्शन में आएगा नहीं, उस पर हम डिसाइड नहीं कर रहे। कितना ऑक्सीजन कहां से आएगा ये हमें नहीं पता। जो एक से ज्यादा जगह उसके बारे में हमें ये नहीं पता कितना कहां से आएगा, तो इसलिए उस पर डिसाइड नहीं करें। डिसाइड उस पर करें जो एक बार आ रहा है, क्योंकि उसका फिक्स है। जो भी अमोनिया आना है वो यहीं से आना है, जो भी NO आना है वो यहीं से आना है, जो भी वाटर आना है वो यहीं से आना है। तो डिसाइड नहीं करते हैं जो एक से ज्यादा जगह आता है, वो ऑटोमेटिकली रिएक्शन में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली रिएक्शन में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा, वेरी गुड सोनल, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखो, रिएक्शन को क्या किया गया, इसको आधा किया गया। इसको आधा करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर भी आधी हो जाएगी। बस जो भी चेंज करते हो वो पावर में जाता है। तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होते हैं। ये वाला बताओ, ये वाला सॉल्व नहीं करना है, याद रखना, अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करना, कैलकुलेशन में फंसने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करो, आंसर निकल के आएगा। अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करना, 278 को 300 मान लेना, आंसर निकल आएगा। आंसर ज्यादा पास भी नहीं है। विटामिन प्रोटीन, ये कैसा नाम है, विटामिन भी हो प्रोटीन भी हो, या तो विटामिन बनो या प्रोटीन बनो, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। हाँ बताता हूं सुजीत, बेटा ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी पराक्रम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक के बाद, और यहां पे रेडॉक्स थर्मोडायनेमिक्स के बाद, थर्मोडायनेमिक्स के बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में दिया है ये जो रिएक्शन है SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, इसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य नियतांक की वैल्यू है वो 278 है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो इस रिएक्शन का साम्य नियतांक कितना होगा उसी टेम्परेचर पे। इस रिएक्शन का साम्य नियतांक दिया गया है 278, इस वाली रिएक्शन का साम्य नियतांक पूछा गया। जहां भी तुम ये क्वेश्चन मार्क देख रहे हो ना, वहां पे रिवर्सिबल एरो है। हमारे एडवांस फॉन्ट को ये समझा नहीं पाते। समझ में आ गया? इस रिएक्शन से इस पे कैसे जाओगे वो सोचो बस। ये रिएक्शन नंबर ए, ये रिएक्शन नंबर बी। ए से बी कैसे बनेगा ये सोचो, ए से बी कैसे बनेगा ये सोचो, ए से बी कैसे बनेगा। दिख रहा है, किसी भी एक को ले लो, एक है तो SO3 को ले लेते हैं। SO3 को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाना है, SO3 को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष, राइट साइड से लेफ्ट साइड, ठीक है, और आधा करना है। तो B प्राप्त करने के लिए A को उल्टा करना है और A को आधा करना है। B को प्राप्त करने के लिए A को उल्टा करना है और A को आधा करना है। बस हमें हर बार ये सोचना है कि जो दी गई रिएक्शन है उससे पूछी गई रिएक्शन तक कैसे आएंगे। एक रिएक्शन दी गई तो डिसाइड करना आसान है, एक से ज्यादा है तो ऐसे ही डिसाइड कर लेना, एक से ज्यादा है तो ऐसे ही कर लेना डिसाइड। तो देखो, जो सेकंड वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, माइनस मतलब डिवाइड, आधा मतलब पावर में, 1/√K1, 1/√K1। आया समझ? बताओ क्या समझ में नहीं आया मेरा? देखो ये रिएक्शन दी गई थी, ये चाहिए SO3, किसी भी एक को ले लो, SO3 लेफ्ट में आ रहा है और 2 की जगह 1 आ रहा है, तो 2 को 1 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ा, लेफ्ट में लाने के लिए उल्टा करना पड़ा। माइनस का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नीचे पहुंच गया, पावर में 1/2 आ गया क्योंकि 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, पावर में भी 2 डिवाइड में आ गया। आया समझ? कोई बात नहीं, या देखो डांटते हम हैं, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े उन्हें पता है मैं कितना ज्यादा जल्लाद किस्म का इंसान हूं, लेकिन आजकल छोड़ रखा है। अब इसको अप्रोक्सीमेट करना है तो देखो बहुत सारे तरीके हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289। तो आई थिंक ये 16 से 17 के बीच में आएगा, 16 से 17 के बीच में आएगा। तो ये ऊपर 100 ले लो,
नीचे 16 ले लो, तो 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -2 के आसपास, 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -2 के आसपास। तो मुझे लगा ऑप्शन सी ज्यादा सही आ रहा है, ऑप्शन सी क्लोजेस्ट आंसर है। आया समझ, आया समझ? यस बेटा, -2 भी आएगा पावर में 10 टू द पावर -2 भी आएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व मत करो, यहां पे अंडर रूट निकालने के लिए कैलकुलेटर का उपयोग मत करो, क्योंकि एग्जाम में नहीं मिलेगा। मैंने कैसे किया, 15 का स्क्वायर 225 के आसपास, 16 का स्क्वायर 276 के आसपास होता है, और 17 का स्क्वायर 289 के आसपास होता है, 289। तो ये 16 और 17 के बीच में कहीं मिल रहा है, 16 और 17 के बीच में, इसलिए 16 ले लिया मैंने लगभग। अरे सुजीत क्या बताएं, वो हमारे काले पास्ट। अब सबके सामने ये बात नहीं कह सकता हूं ना, जेल हो जाएगी। समझ में आया? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? सोनल समझ में आ गया? शायद तुमने कैलकुलेशन में थोड़ी गलती की होगी। तो आंसर 6 इंटू 10 टू द पावर -2 है। 100 कहां से आया? 100 कैसे आया? देखो 1/16 है। अब 16 क्योंकि 20 से बड़ा है, तो मैंने इसे 50 100 जो भी माना, मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से ही डिवाइड कर दिया, ताकि मुझे वो डेसिमल की दिक्कत ना हो। तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से ही डिवाइड कर दिया, ताकि कैंसिल होके 1 ही बच जाएगा। ये कट के 6 दशमलव कुछ आ रहा है, 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, 6.25 आ रहा है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। देखो स्क्वायर रूट कभी भी नहीं निकालते। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16, 25, 36, 49, 64, 20 तक के स्क्वायर याद कर लो। 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, 20 तक में काम हो जाएगा, 10 तक में भी ज्यादातर काम हो जाता है। अब अगर अंडर रूट की वैल्यू 25 से 36 के बीच में है, आंसर 5 से 6 के बीच में, ऑप्शन मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट करो ऑप्शन मिल जाएगा। अगर वैल्यू 49 से 64 के बीच में है, तो आंसर 7 से 8 के बीच में। तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। जैसे 278 आया, तो ये देख लिया कि इसका स्क्वायर किसके बीच में। अगर नहीं भी याद है, जैसे मुझे नहीं आता, तो मैं मल्टीप्लाई करके निकाल लेता हूं। 256, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। आया समझ? समझ में आया? तो स्क्वायर रूट हम अप्रोक्सीमेट करके निकालते हैं। वैसे भी देखो ये क्वेश्चन दिखाने के लिए लिया था, वरना मेंस का है। मेंस या जेई जो एग्जाम है वो तुम्हें डिफिकल्ट कैलकुलेशन के क्वेश्चन देता है। नीट में कभी भी कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं आएगी, नीट में कभी भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं आएगी बेटा। मैं इसीलिए कहता हूं अप्रोक्सीमेट करो, क्योंकि वो तरीका है कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का। बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की वजह से मार्क्स लाने में पीछे रह जाते हैं, और इसीलिए मैं हमेशा अप्रोक्सीमेट करके दिखाना भी चाहता हूं कि देखो अप्रोक्सीमेट करके आंसर आ सकता है आसानी से। बट अगर तुम्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो गलतियां भी हो सकती है, रिस्क रहेगा -1 होने का। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी तुम कैलकुलेशन करो, तुम हमेशा अप्रोक्सीमेशन की प्रैक्टिस करो। अप्रोक्सीमेशन भी एक ऐसी ट्रिक है जिसको सीखना है। अब इसी में मान लो मैं 17 मानता, तो मेरा आंसर अलग आता। मैंने 16 ही क्यों माना? क्योंकि मुझे आगे दिख रहा है कि 100 लेके 16 से मैं आसानी से कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें दिमाग में धीरे धीरे आना शुरू होती हैं। तो जितना ज्यादा तुम अप्रोक्सीमेट करोगे, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। और नीट कभी भी तुम्हें डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं देगा। चलो ये वाला क्वेश्चन अभी करेंगे, ये वाला, हाँ पहले ये वाला करो। ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग फटाफट। ये वाला क्वेश्चन करो। नीट में ऐसे सवाल आते हैं, नीट में ऐसे सवाल आते हैं आसान आसान से। इसका K1 दिया है N2 + O2 2NO, इसका K1 दिया है, K2 दिया है 2NO + O2 2NO2, N2 है, O2 है, NO है, NO है, O2 है, NO2 है। इसका पूछा है NO2 से ½ N2 O2 का। रिएक्शंस को नाम दे लो, अमित, बबीता और चरिता।
तो रिएक्शन को नाम दे लो। कैसे पहुंचेंगे रिएक्शन नंबर सी तक? रिएक्शन नंबर सी तक कैसे पहुंचेंगे बेटा? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सबको, बार बार करोगे प्रैक्टिस होगी। ढूंढो NO2 को, ढूंढो NO2 कहां आ रहा है? NO2 सिर्फ एक रिएक्शन में आ रहा है। N2 को ढूंढो, N2 कहां आ रहा है? N2 भी सिर्फ एक रिएक्शन में आ रहा है। O2 कहां आ रहा है? O2 दो जगह आ रहा है, तो O2 पे डिसाइड नहीं करेंगे, O2 पे डिसाइड नहीं करेंगे, जो एक जगह आ रहा है उससे डिसाइड करेंगे। NO2 हमें चाहिए अपने लेफ्ट में, इसमें कहां आ रहा है? राइट में, उल्टा करना पड़ेगा। NO2 चाहिए लेफ्ट में, राइट में आ रहा है, उल्टा करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 2, हमें कितना चाहिए? 1। 2 को 1 कैसे बनाएंगे? 2 से डिवाइड करके। समझ में आई बात? एक एक करके ढूंढो किधर आ रहा है और कितना आ रहा है, उससे चीजें डिसाइड होंगी। किधर आ रहा है उससे प्लस या माइनस डिसाइड करेंगे, कितना आ रहा है उससे ये डिसाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, किस नंबर से करना है। N2 ढूंढो, N2 आ रहा है A में, किधर आ रहा है? लेफ्ट में। हमें किधर चाहिए? राइट में, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 1। हमें कितना चाहिए? आधा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये समझ पाए? ये समझ पाए? मेगा A कैसे पावर में जाता है, माइनस का मतलब डिवाइड। देखो जो भी माइनस है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नीचे, B माइनस नीचे, A भी माइनस नीचे, माइनस वाले नीचे, प्लस वाले ऊपर। आधा तो पावर में आधा, आधा तो पावर में आधा। जो भी नंबर है वो पावर में रहेगा, जो भी नंबर है वो पावर में। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाय √K1 मल्टीप्लाई बाय K2। कहां है ऑप्शन? सी ऑप्शन। यस सोनल, करेक्ट। मेगा समझ में आया कहां गलती हो रही है? जो नंबर्स हैं वो हमेशा पावर में दिखाई देते हैं, जो भी नंबर हैं वो हमेशा पावर में दिखाई देते हैं, और जो साइन है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड बताता है। प्लस साइन है तो मल्टीप्लाई यानी ऊपर की तरफ, माइनस साइन है तो डिवाइड यानी नीचे की तरफ। ये वाला करो, ये वाला करो फटाफट। इसका आंसर तो मुझे लगता है जल्दी से बता दोगे, इसका आंसर तो जल्दी से बता दोगे, इसका आंसर जल्दी से बता दोगे। ये दिया है 8, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 8 दिया है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। एक का दिया है, दूसरे का पूछा गया, एक का दिया है, दूसरे का पूछा गया है, एक का दिया है, दूसरे का पूछा गया है। कितना आएगा? एक का दिया गया है, दूसरे का पूछा गया है, कितना आएगा? रिएक्शन ए, रिएक्शन बी, बी तक आने के लिए ए को उल्टा करना पड़ेगा, HI को किसी भी एक से देख लो, ए को उल्टा करना पड़ेगा और ए वाली रिएक्शन को दुगना भी करना पड़ेगा। उल्टा करने का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नीचे, दुगना करने का मतलब पावर 2। बताओ सोनल क्या क्लियर नहीं है? क्या क्लियर नहीं है? क्वेश्चन क्लियर नहीं है? क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्या? ये दिया है HI, ये बदल रहा है आधा H2 और आधा I2 में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 8 दिया है। ये पूछा गया है H2 प्लस I2 2HI, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। अब बताओ, ये वाला पूछा गया है, ये वाला पूछा गया है। अब क्लियर है? अब बताओ, ये रिएक्शन नंबर ए, ये रिएक्शन नंबर बी, कैसे आएंगे बी तक? ए को उल्टा करना पड़ेगा और ए वाले को दुगना भी करना पड़ेगा। ए को उल्टा करना पड़ेगा, ए वाले को दुगना करना पड़ेगा। तो बी वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, माइनस का मतलब नीचे, दुगने का मतलब स्क्वायर, माइनस का मतलब नीचे, दुगने का मतलब स्क्वायर। कितना दिया है? 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ गया? 1/64, 1/64।
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ, आया समझ? अभी कराते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं। देखो, तो ये पहला इफेक्ट था कि भैया नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, पहला इफेक्ट था कि नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। दूसरा इफेक्ट है कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर के लिए एक इक्वेशन आती है, अगर T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो इक्वेशन आती है लॉग, ये आर्हीनियस इक्वेशन से आता है। इसको मैंने काइनेटिक्स में सिखाया भी है कि कैसे आर्हीनियस इक्वेशन से ये इक्वेशन आती है। log K2 by K1 डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, 1 by T1 minus 1 by T2। यहां से समझना, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो यानी T2 अगर ज्यादा है T1 से, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो यानी T2 ज्यादा है T1 से, इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये आर्हीनियस इक्वेशन आया, न्यूमेरिकल उस पे आता है, आर्हीनियस इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स में। तो ये इक्वेशन आई भी वहीं से, आर्हीनियस इक्वेशन से। ऐसी तुमने एक इक्वेशन देखी होगी, log K2 by K1 एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा H की जगह एक्टिवेशन एनर्जी, और यही सब रहता है। तो ऐसे केस में अगर डेल्टा H पॉजिटिव है यानी एंडोथर्मिक, अगर डेल्टा H नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक। डेल्टा H पॉजिटिव है यानी एंडोथर्मिक, डेल्टा H नेगेटिव है एक्सोथर्मिक। ऊष्मा शोषी यानी जहां पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ऊष्मा छेपी यानी जहां पे एनर्जी का इवोल्यूशन हो रहा है। यहां पे ऊर्जा मुक्त, ऊर्जा एब्जॉर्ब होगी, यहां पे ऊर्जा मुक्त होगी, यहां पे एनर्जी निकलेगी, यहां पे एनर्जी रिएक्शन लेगा, यहां पे एनर्जी रिएक्शन से बाहर निकलेगी। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ये पॉजिटिव, अगर डेल्टा H पॉजिटिव तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो वहां पे K2 ज्यादा आएगा K1 से, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे। और अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने के लिए K2 को छोटा होना पड़ेगा K1 से, तो वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाता है। तो हमें इस बात को इक्वेशन से समझ के याद रखना है। इसका याद रखने का एक लॉजिक भी है, छोटा सा लॉजिक है, कि अगर रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, अगर रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, ठीक है, रिएक्शन को क्या चाहिए, एनर्जी, तो तुम टेम्परेचर बढ़ा के उसकी मदद कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा के तुम उसकी मदद कर रहे हो, तो रिएक्शन आगे जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। अगर रिएक्शन को एनर्जी नहीं चाहिए, तुम टेम्परेचर बढ़ा के उसका अपोज कर रहे हो, उसको विरोध कर रहे हो, तो रिएक्शन आगे कम जा पाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो। समझ में आ गया दोनों इफेक्ट, टेम्परेचर और नेचर का? टेम्परेचर और नेचर का इफेक्ट समझ में आ गया? ये हम यूज करेंगे जब अभी ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तब ये चीज यूज होगी। अगेन बोल रहा हूं, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आते, थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। देखो समझो, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, T2 ज्यादा है T1 से, तो ये पॉजिटिव, क्योंकि उल्टा कर दिया। अगर T2 T1 से ज्यादा है तो 1 by T2 छोटा होगा 1 by T1 से, 1 by T2 1 by T1 से छोटा होगा, बड़े माइनस छोटा करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये भी पॉजिटिव है, तो साइन बचा इस पे। तो अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी,
ठीक है, एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये भी अगर पॉजिटिव हो गया तो log K2 बाय K1 पॉजिटिव आएगा। लॉग पॉजिटिव तभी आता है जब अंदर वाला एक से बड़ा हो। लॉग पॉजिटिव तब आता है जब अंदर वाला एक से बड़ा हो, तो K2 आ गया K1 से बड़ा। K2 आ गया K1 से बड़ा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी साथ ही साथ बढ़ जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी साथ में बढ़ेगा। इसको याद कैसे रख सकते हो? ऐसे कि रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, तुमने एनर्जी दे दी बाहर से, रिएक्शन को मजा आएगा, रिएक्शन को अच्छा लगेगा, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। अगर डेल्टा एच निगेटिव है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड होके निगेटिव बन जाएगा। लॉग के अंदर वाला निगेटिव तब होता है जब अंदर वाला एक से छोटा हो। अंदर वाला एक से छोटा तो K2 K1 से छोटा आ जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए घट रहा है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बढ़ रहा है। यही बात हमें समझनी है। फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के क्वेश्चन नहीं आएंगे। टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बदलता है उसका क्वेश्चन आएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ दो ही बातों से बदलेगा, नेचर और टेम्परेचर। नेचर वाला एग्जांपल अभी हमने देखा था और टेम्परेचर वाला अब देख रहे हैं। आया समझ? एक ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिख जाता है पहले तो, एक ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है कि अगर किसी रिएक्शन के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर है, 300 केल्विन 500 केल्विन, दो अलग अलग है 300 केल्विन 500 केल्विन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 5.4 इंटू 10 टू द पावर -3 और 7.2 इंटू 10 टू द पावर -3 है, तो रिएक्शन कैसी है? फास्ट है, जल्दी जल्दी भागेगी, स्लो है, आलसी है, धीरे धीरे भागेगी, एंडोथर्मिक है, एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगी, एक्सोथर्मिक है, एनर्जी को इवॉल्व करेगी, या रिएक्शन कैसी भी उससे हमें क्या लेना देना? रिएक्शन कैसी भी हो उससे हमें क्या लेना? हाँ, ई ऑप्शन -1 है। आई बात समझ? मैंने शुरू किया था ऑनलाइन में पहली बार जब कोरोना की पहली वेव आई थी, पहला लॉकडाउन लगा था उससे 2 दिन पहले, जब पहला लॉकडाउन लगा था उससे 2 दिन पहले, डेट याद है 20 मार्च। यही तो हर क्वेश्चन में बताता हूं, यही हर क्वेश्चन बताता हूं। पहली बात समझो, क्या दिया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। इससे पता चलता है क्वेश्चन इक्विलिब्रियम चैप्टर का है। क्या दिया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, तो इससे पता चला क्वेश्चन इक्विलिब्रियम चैप्टर का है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की दो वैल्यू है एक रिएक्शन के लिए, दो अलग अलग टेम्परेचर पे। इससे पता चलता है कि ये चैप्टर इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। समझ में आई बात? ये चैप्टर इक्विलिब्रियम है क्वेश्चन से, और टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिपेंडेंस जो है, जो रिलेशन है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम में हम कभी भी काइनेटिक डेटा नहीं बता सकते, फास्ट या स्लो के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। अब हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, अगर घटेगा तो एक्सोथर्मिक होगी।
अगर बढ़ा तो एंडोथर्मिक, घटेगा तो एक्सोथर्मिक। तब पता नहीं था ना मुझे, तब ये बात पता नहीं थी कि तुम्हारा बर्थडे है। आ गया समझ? आ गया समझ में? अगली बार जब लॉकडाउन लगेगा तो ये पूछ लूंगा कॉल करके। क्लियर है सबको? समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन के अंदर हमेशा, ये मैं पीवाईक्यू जब सॉल्व करता हूं तो भी कहता हूं कि अगर तुम किसी चैप्टर का पीवाईक्यू लगा रहे हो तो हमेशा उस क्वेश्चन के ऊपर ये लिखो कि भैया ये इस टॉपिक का है। वो कैसे पता चला? वो थॉट डेवलप होगी। हर क्वेश्चन के ऊपर लिखा करो कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है, ये क्वेश्चन का मेन फॉर्मूला ये है, इस क्वेश्चन का मेन टॉपिक ये है, ताकि जब बाद में तुम उस चैप्टर को एक साथ देखोगे, अगर बाद में तुम उस चैप्टर को एक साथ देखोगे तो तुम्हें आइडिया भी लग जाएगा कि नीट में ये टॉपिक बहुत बार आए, नीट में ये टॉपिक बहुत बार आए। चलो ये वाला क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। ये वाला क्वेश्चन करो, सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्टली ऐसी वैल्यू दी है, कंसंट्रेशन दिया है ए का, बी का, ए बी का, इक्विलिब्रियम पे दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रिएक्शन है दो गैसेस A2 और B2 के बीच में, दो गैस A2 और B2 के बीच में एक अभिक्रिया हो रही है, दो AB बन रहा है। उस अभिक्रिया में साम्य अवस्था आने पे A2, B2 और AB की सांद्रताएं ये है। अगर रिएक्शन एक बंद पात्र में हो रही है एक दिए गए तापमान पे, तो इस रिएक्शन का Kc कितना होगा? इस रिएक्शन का Kc कितना होगा? ये क्वेश्चन है, इस रिएक्शन का Kc कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन में वैसे तो हम टेबल बना के करते हैं, है ना? जो लोग सॉल्व करें वो सॉल्व करते हो। ऐसे क्वेश्चन में वैसे तो हम टेबल बना के करते हैं, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली इक्विलिब्रियम की बात पता है तो हम डायरेक्टली इक्विलिब्रियम लॉ लगा सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली इक्विलिब्रियम की बात पता है तो हम डायरेक्टली इक्विलिब्रियम लॉ लगा सकते हैं कि Kc बराबर का साइन तभी आता है जब इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम पे ये सांद्रताएं अगर पता है, इक्विलिब्रियम पे अगर ये कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो हम सीधे सीधे इक्विलिब्रियम लॉ लगा सकते हैं। ए बी कितना है? 2.8 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। A2 कितना है? 3 इंटू 10⁻³ B2 कितना है? 4.2 इंटू 10⁻³ देखो एक ये और यहां पे दो ये कट गए, बचा क्या? 2.8 डिवाइडेड बाय 3 एंड 4.2। 2.8 डिवाइडेड बाय 3, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, 4 से कटेगा क्या? 7 छिक्का 42, 2 से तो कटेगा, 7 से कट जाएगा। ये आ गया 2/3, ये आ गया 2/3। ठीक है, ये क्या आ गया? 2/3। समझ में आई बात? अब देखो ये लगभग एक हो सकता है, 2.8 और 3 लगभग एक हो सकता है, लगभग बराबर है। तो लगभग का जो आंसर है अप्रोक्सीमेट वो 0.67 है। कौन सा ऑप्शन पास का है? ऑप्शन सी। वही अगर हम शुरुआत में स्क्वायर करने चले जाते या शुरुआत में ही डेसिमल को सॉल्व करने लग जाते, थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती थी। थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती थी। आ गया समझ? समझ में आ गया? यस, लॉ लगा के काम आसान करेंगे, लॉ लगा के काम आसान करेंगे। क्या सबको क्लियर है? मेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्लास कल होगी ना? कल होगी, उसका शेड्यूल मैं तुम्हें कल बता दूंगा किस किस दिन कितनी कितनी कौन कौन सी क्लास होती है। अब बेटा ये वाला ये क्वेश्चन होमवर्क दूंगा तुम्हें, 2-4 बातें और समझानी है।
देखो ये बात हमने डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझी, क्योंकि ये रिएक्शन, ये जो रिलेशन है, ये वही नर्स्ट इक्वेशन से आता है। आंसर मैं दे दिया करूंगा, अगली क्लास में दे दूंगा। तुम होमवर्क सॉल्व करके आओ, मैं हर अगली क्लास में तुम्हें आंसर पहले बता दूंगा उस क्वेश्चन के, ठीक है? हर अगली क्लास में आंसर्स बता दूंगा, ऐसा भी क्या है। होमवर्क सॉल्व करके आओगे तो आंसर मैं अगली क्लास में बता दिया करूंगा। बस मुझे हर क्लास की शुरुआत में बोलते सर पिछली क्लास का होमवर्क के आंसर बता दो, मैं बता दूंगा। नहीं सॉल्व करके आओगे तो नहीं बताऊंगा। ये आता कहां से? नर्स्ट इक्वेशन से। तो जिसको ये जानना है कि भाई ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया हुआ है, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया है। डेल्टा जी नॉट क्या है? डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का चेंज। जो अभी जस्ट 11th में है उनको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कैसा आया वो नहीं जानना है, फॉर्मूला कैसा आया वो जानना भी नहीं है। दूसरी बात, ये जो गिब्स एनर्जी है वो थर्मोडायनेमिक्स का पैरामीटर है, मुक्त ऊर्जा, गिब्स की मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे। ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट इस पे बहुत बार सवाल पूछता है डायरेक्टली। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, गिब्स एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, जो 12th वाले हैं वो समझ जाएंगे, 11th वाले 12th तक आते हुए। तो जैसे ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, मुझे लगता है तो मुझे इसका आंसर बता सकते हो। बस ध्यान ये रखना, इक्विलिब्रियम पे जो मानक गिब्स ऊर्जा है, स्टैंडर्ड वाली है, वो तो ये फॉर्मूले में है, लेकिन जो नॉन स्टैंडर्ड है वो 0 होती है। इक्विलिब्रियम पे कोई भी यूजफुल वर्क नहीं होता है, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी या सेल पोटेंशियल 0 होता है। ये बात हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी समझी है। जिन्होंने वहां पे समझा है अच्छी बात है, जिन्होंने वहां पे नहीं समझा है, जब कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ये चीज वहीं पे समझोगे, ये चीज वहीं पे समझोगे। क्लियर है? जैसे यहां पे डेल्टा जी नहीं, डेल्टा जी नॉट इस चीज के बराबर होगा। आगे समझ में? फॉर्मूला काम का है, इसलिए दोबारा से लिख दिया है। फॉर्मूला बहुत काम का है, बहुत इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यहां से बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। क्यों होता है उसका भी वजह है, देखना ध्यान से। आज कर लेना, ठीक है ठीक है। देखो यहां पे अब ध्यान देना, डिग्री का मतलब हमेशा फ्रैक्शन होता है, डिग्री का मतलब हमेशा फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब डिसोसिएशन का मतलब कितना टूटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में डिसोसिएशन का मतलब कितना टूटा, कितना खत्म हुआ। डिग्री का मतलब फ्रैक्शन वाइज कितना खत्म हुआ, फ्रैक्शन का मतलब एक में से। तो डिग्री दिखाता है एक में से कितना खत्म होगा, एक में से कितना खत्म होगा या कितना रिएक्ट करेगा। अब जरा ध्यान देना, मान लो एक रिएक्शन है 2A B 3C और D, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं 2 बार लिख लेता हूं, 2A प्लस B 3C प्लस D, 2A प्लस B 3C प्लस D। इसमें समझो अगर t बराबर 0 पे, मान लेते हैं ये A था, ये B था, ये 0, ये 0। इक्विलिब्रियम आते आते, इक्विलिब्रियम आते आते, ध्यान देना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बहुत बार मैं देखा उन्हें समझ में आता सर एक्स ले अल्फा ले क्या ले। इक्विलिब्रियम आते आते वैसे ही A में से कितना खत्म हुआ, A में से मान लिया 2x खत्म हुआ, B में से कितना खत्म हुआ, B में से x खत्म हुआ।
सी में कितना बना, सी में 3x बना, डी में कितना बना, डी में x बना। एक तो ये तरीका है ना, एक तो ये तरीका है जहां पे हम आगे वाले नंबर के साथ x x x कुछ भी मान लेते हैं। 2 था तो 2x, x 3x और x। अब इसमें समझो, हाँ इसमें समझो कि जो अल्फा है वो क्या दिखाता है, एक में से कितना खत्म हुआ। अभी हमें क्या पता चल रहा है कि अगर a था तो 2x खत्म हुआ। देखो कैसे पता चल रहा है, जब a लिया तो खत्म हुआ 2x, तो एक लोगे तो कितना खत्म होगा, 2x बटे 1, 2x बाय a। तो ये तरीका है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का। समझ में आई बात। यहां पे देखो अगर b के लिए निकालेंगे, सबका अलग अलग हो सकता है। b में x खत्म हुआ कितने में से, जब b लिया, जब b लिया तो x खत्म हुआ, एक लेते तो कितना खत्म होता है, x बटे b, x बटे b। तो अल्फा का मतलब हमेशा ये होता है कि एक में से कितना खत्म होगा। एक तरीका ये है कि तुम पहले x मान लो, x को जैसे बताया था या तो k और उनकी मदद से, या तो क्वेश्चन देगा या निकाल लेंगे, तो x को निकाल लो। अब जो भी खत्म हुआ डिवाइडेड बाय जितना इनिशियली लिया था वो अल्फा होगा। यस, सबका अल्फा अलग अलग होगा, सबका अल्फा अलग अलग होगा। पहुंच रहा हूं मैं उस बात पे, इस बात पे पहुंच रहा हूं। एक रिएक्शन है ए से बना बी प्लस सी, एक रिएक्शन है जहां पे ए से बना बी प्लस सी। इनिशियल मान लिया सी कंसंट्रेशन था, या इनिशियल मान लिया ए था, 0 0। इक्विलिब्रियम आते आते ए माइनस एक्स, क्योंकि सबका 1 1 है, एक्स एक्स। अल्फा कितना बोलेंगे, एक्स खत्म हुआ ए में से, एक्स खत्म हुआ ए में से, तो एक्स खत्म हो रहा है ए में से, तो अल्फा हो गया एक्स बटे ए। तो यहां से एक्स कितना आएगा, यहां से एक्स कितना आएगा, ए इंटू अल्फा, ए इंटू अल्फा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए माइनस ए अल्फा, ए अल्फा, ए अल्फा। अंतर देख रहे हो, एक जगह मैंने एक्स के टर्म में लिखा, एक जगह मैंने अल्फा के टर्म में लिखा। यहां सबका अल्फा अलग अलग होगा, तो अल्फा के टर्म में या तो तुम ए वाले के लिए लिख पाओगे या बी वाले, दोनों के लिए नहीं लिख पाओगे। तो यहां पे बेटर है एक्स लेके करना, यहां पे बेटर है एक्स लेके करना। यहां पे तुम दोनों तरह से कर सकते हो। कैसे, तुम केसी को एक्स एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स ये लिख के एक्स निकाल सकते हो, या केसी को ए अल्फा ए माइनस ए अल्फा ये भी लिख सकते हो। हाँ अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। इधर ध्यान दो पहले, अगर तुम आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में जाते हो, जब तुम किसमें जाते हो, आयोनिक इक्विलिब्रियम में, तो सारी इक्वेशन ऐसी ही होती है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में सारी इक्वेशन एक जैसी होती है, तो वहां पे हम डायरेक्टली इस पे चले जाते हैं। डायरेक्टली तुमने देखा होगा सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा लिखा होता है। डायरेक्टली तुमने देखा होगा सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा लिखा होता है। तो ये बस तरीका है हमारा कि हम एक्स मान के सॉल्व करें या अल्फा मान के, आंसर सेम आएगा। हम एक्स मान के सॉल्व करें या अल्फा मान के, आंसर सेम आएगा। बस तरीका क्या हो जाता है कि कहीं कहीं पे एक्स मानना बेटर है, कहीं कहीं पे अल्फा से करना बेटर है। केमिकल इक्विलिब्रियम के हर क्वेश्चन में एक्स मान के करना बेटर है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में अल्फा करके हम रूल्स बनाते तो अल्फा से करना बेटर होता है। इतना अंतर है। देखो अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक रिएक्शन है, इनिशियली इसके 4 मोल्स पर लीटर थे, 0 0। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 64 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 64 है। तो हम क्या करेंगे कि भैया ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, 4 माइनस 2x एक्स एक्स। अभी हमने क्या किया, ध्यान से समझना, जो हम x मान रहे हैं वो आगे वाले नंबर्स के साथ मान रहे हैं। x यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, x सिर्फ दिखा रहा है कितना घटा, कितना घटा, कितना बना। रेशियो के अकॉर्डिंग 2 है तो 2x, 1 है तो 1x, x x। ठीक है, केसी आ जाएगा x इंटू एक्स अपॉन 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर आएगा। क्लियर?
देखो इसको 4 की जगह थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि निगेटिव ना आए। इसको ले लिया 12। अब केसी की वैल्यू कितनी है 64। केसी की वैल्यू कितनी है 64। एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2x का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो 8 x अपॉन 12 माइनस 2x। छियानवे माइनस 16x बराबर x। तो x आ गया 96/17। x आ गया 96/17। ठीक है, x आ गया 96/17। अल्फा आ जाएगा, अल्फा ऑफ एच आई कितना खत्म हुआ 2x। कितना खत्म हुआ 2x। कितने में से खत्म हुआ 12 में से। कितने में से खत्म हुआ 12 में से। तो ये बन गया 2 गुणे 96/17 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा अल्फा आएगा जिसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आई बात। अब समझ में आया कि भाई हम कर क्या रहे हैं। पहले हम x के टर्म्स में बात करते आए हैं। x का मतलब है, x का मतलब है जितना भी दिया है उसमें से कितना खत्म हुआ है। जितना भी दिया है उसमें से कितना खत्म हुआ है। अगर हम डिग्री के टर्म में बात करने चाह रहे हैं, डिग्री के टर्म में बात करना चाह रहे हैं, तो देखो ये क्या बता रहा है कि 12 लिया था तो 2x खत्म हुआ। जब 12 लेके चले थे तो खत्म कितना हुआ 2x। एक लेके अगर दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दो तो कितना खत्म होगा। एक से जितना खत्म हुआ उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक से जितना खत्म हुआ उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई बात समझ। यहां पे देखो क्या क्या था। एक रिएक्शन गिवन थी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन था, और इनिशियली हमारे पास कितना है वो गिवन था। हमें इस रिएक्शन को एनालाइज करना था। हमने क्या किया, 12 में से मान लिया 2x खत्म हुआ, यहां पे x खत्म हुआ, यहां पे x खत्म हुआ। ठीक है, 12 में से 2x, x और x। अब इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम की वैल्यू रखी, कांस्टेंट की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, x निकल आया। x निकल के आया 96/17। x हमें अल्फा नहीं बता रहा है, x तो ये बता रहा है कि 12 में से 2x खत्म हुआ था। अल्फा के लिए हमें जानना है एक में से कितना खत्म हुआ। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, जितना भी खत्म हुआ डिवाइडेड बाय जितना लिया गया था, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। समझ में आई बात। आई बात समझ में। अल्फा का मतलब समझ में आ गया कि अल्फा क्या है। अल्फा रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी रिएक्टेंट के एक में से कितना खत्म हो रहा है। अगर उस रिएक्टेंट का अमाउंट 1 था तो कितना खत्म होगा, उसको बोल रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो सबका अल्फा अलग अलग होगा। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, सबका अल्फा अलग अलग होगा। एक रिएक्टेंट है तो उसका अल्फा कुछ होगा। अब मैंने यहां पे क्या बताया, यहां पे मैंने तुम्हें यह बताया कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम देखोगे, कहीं पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, कहीं पे कुछ है, तो यहां पे अल्फा सबका अलग अलग आएगा। तो बेटर है हमेशा एक्स वाली टेबल पे जाना, हमेशा बेटर है एक्स से जाना। अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो तुम धीरे धीरे इस बात को समझोगे कि हम डायरेक्टली ये ही बना लें, ज्यादा आसान पड़ता है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम एक्स को ना निकाल के सीधे अल्फा के टर्म में ही चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। तो वो हमारा ऑप्शन है, हम पहले एक्स निकाल के फिर अल्फा निकाल लें या सीधे अल्फा निकाल लें। तो केमिकल में हम पहले एक्स और फिर अल्फा निकालेंगे। आयोनिक इक्विलिब्रियम में अभी आगे जब आएगा तो हम सीधे अल्फा की बात करेंगे। इसलिए मैंने यहां पे बस लिख के दिखाया है, ऐसा तुम्हें आयोनिक इक्विलिब्रियम में दिखेगा। बार बार लिखेंगे C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। तो वो समझ में आना चाहिए कि भाई C अल्फा क्यों लिखते हैं। आया समझ। फिलहाल के लिए इस बात पे फोकस करो कि अल्फा निकालेंगे कैसे। फिलहाल के लिए इस बात पे फोकस करो कि अल्फा निकालेंगे कैसे। अंकुश बेटा, ये नीट का ऑनलाइन कोर्स ही तो चल रहा है। ये जो चल रहा है ये नीट का ऑनलाइन कोर्स ही चल रहा है। देखो एक और क्वेश्चन देखो।
ये क्वेश्चन करो, एक रिएक्शन गिवन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे। इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में नाइट्रोजन 3 मोल पर लीटर, हाइड्रोजन 5 मोल पर लीटर। इक्विलिब्रियम आने के बाद अमोनिया का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। अंकुश बेटा ये नीट का ऑनलाइन कोर्स ही चल रहा है, ऐप वाले कोर्स अलग से चल रहे हैं, उसके लिए तुम टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। पढ़ाते उस पे भी हम ही हैं, यहां भी हम ही पढ़ा रहे हैं। तो चाहे पेड बैच में जाओ चाहे फ्री बैच में जाओ, मिलेगा तो वही सबसे अच्छा कंटेंट। देखो कैसे करेंगे, कर पाए, कर पाए इस क्वेश्चन को। देखो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले तो। हर बार रिएक्शन को जब भी एनालाइज करना हो टेबल बनाओ। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जब भी रिएक्शन को एनालाइज करना हो टेबल बनाओ। कुछ ना समझ में आए तो भी टेबल बना दो। टेबल बनाने का मतलब एक जीरो समय पे, एक इक्विलिब्रियम के समय पे, एक जीरो और एक इक्विलिब्रियम के समय पे टेबल बना दो। हाँ बेटा, जीरो और इक्विलिब्रियम पे। अब इनिशियली है 3 मोल पर लीटर, इनिशियली है 5 मोल पर लीटर, ये नहीं है तो ये जीरो है। जब तक प्रोडक्ट क्वेश्चन ना बोले कि इनिशियली इतना है तब तक जीरो मानेंगे। 3 में से कितना खत्म हुआ, x। 5 में से कितना खत्म होगा फिर, 1:3। यहां x खत्म हुआ तो यहां पे 3x बनेगा, कितना 2x। तो हर बार केमिकल इक्विलिब्रियम में हम x के टर्म में ही टेबल बनाएंगे, चाहे क्वेश्चन अल्फा पूछे चाहे कुछ भी पूछे, टेबल हम अपनी x वाली बनाएंगे। अब तुम्हें क्वेश्चन ने दे दिया है कि इक्विलिब्रियम पे अमोनिया, इक्विलिब्रियम पे अमोनिया कितना है 1, तो x कितना आ गया 1/2। इक्विलिब्रियम पे अमोनिया कितना है 1, तो उससे सॉल्व करके x आ गया 1/2। नाइट्रोजन के लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना खत्म हुआ, x खत्म हुआ। कितने में से x खत्म हुआ है 3 में से, तो कितना खत्म हुआ डिवाइडेड बाय कितने में से। हाइड्रोजन के लिए अल्फा कितना खत्म हुआ 3x, कितने में से खत्म हुआ 5 में से। तो हर बार जब भी किसी का अल्फा निकालना हो उसका कितना अमाउंट खत्म हो रहा है डिवाइडेड बाय उसका इनिशियली कितना लिया था। x की वैल्यू रख दो। नाइट्रोजन के लिए आ जाएगा 1/2/3 1/6। यहां पे रख दो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा 3/10, 3/10। ये बन जाएंगे आंसर, ये बन जाएंगे आंसर। आया समझ, समझ में आ गया। परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना हो, अल्फा मतलब 1 में से, परसेंटेज मतलब 100 में से। परसेंटेज निकालना हो तो अल्फा को ही 100 से गुणा कर दो। परसेंटेज निकालना हो तो अल्फा को ही 100 से गुणा कर दो। तो अगर परसेंटेज में चाहिए तो ये बन जाएगा 66.7%। परसेंटेज में चाहिए तो ये बन जाएगा 30%। तो हम ये बात करना चाह रहे हैं अल्फा की मदद से। आया समझ, कितना खत्म होगा 1 में से वो अल्फा है, कितना खत्म होगा 100 में से वो परसेंटेज है। समझ में आया सबको, क्या सबको ये बात समझ में आ गई, क्या सबको अल्फा के बारे में बात समझ में आ गई, अल्फा समझ में आ गया, क्या सबको अल्फा समझ में आ गया, जल्दी बताओ, आया नहीं आया अल्फा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा तुम्हें x के लिए टेबल बनानी है और उस टेबल के अकॉर्डिंग अल्फा निकालना है। x के लिए टेबल बनानी है, टेबल के अकॉर्डिंग अल्फा निकालना है। अगर लगता है थोड़ा बहुत भी डाउट है तो अभी आगे की क्लास में और क्वेश्चन करा दूंगा, आगे की क्लास में और क्वेश्चन करा दूंगा। कुछ होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, जो ये होमवर्क है इनके आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं, जो होमवर्क है इनके आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं। कभी कभी परसेंटेज में बातें दी जाती हैं,
कभी कभी बातें परसेंटेज में दी जाती है। तो बेटा अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो इक्विलिब्रियम का आखिरी हिस्सा है। ली चैटलियर प्रिंसिपल जो इक्विलिब्रियम का आखिरी हिस्सा है, उसी के साथ ये केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, ठीक है। उम्मीद से है कि इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए, इतना पढ़ो और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करो। हाँ बेटा, नोट्स क्लास खत्म होने के बाद ही भेज दिए जाते हैं, कभी कभी टीम की तरफ से डिले हो जाता है नोट्स आने में। नोट्स क्लास खत्म होने के बाद ही तुरंत भेज दिए जाते हैं, तो कभी कभी वो टीम की तरफ से डिले हो जाता है नोट्स आने में। तो अगली क्लास में ली चैटलियर प्रिंसिपल करने वाले हैं। अभी की क्लास में नोट्स रिवाइज कर लो, जो न्यूमेरिकल हैं वो करो, केपी केसी के न्यूमेरिकल कुछ होमवर्क हैं वो सॉल्व करो, और ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगले लेक्चर में सबसे मुलाकात होगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मन लगा के पढ़ते रहो।